हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग जो देखने वाले हैं ये आरपीएफ का एसआई एंड कांस्टेबल का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। तो ये हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है 1 से लेकर 13 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर ये आप लोग को मिल जाएगा प्ले लिस्ट के फोरम में। और मैं आप लोग को बताता हूँ, सभी छात्रों को, पुराने और नए स्टूडेंट सभी को बताता हूँ कि मैं इसी चैनल पर प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को यहाँ पर चालू किया हूँ। जो आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है वो सारे करा रहा हूँ। तो आप लोग चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्लास को देखना, तो आप लोग इसी चैनल पर जाइएगा तो आप लोग को मिल जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल का के आप लोग को प्ले लिस्ट मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि आप लोग को प्रीवियस ईयर एग्जाम देखिएगा तो उससे आप लोगों को एक अनुमान लगता है कि कैसा आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उससे आप लोग को एक अनुमान लगेगा, तो इसीलिए मैं उसको करा रहा हूँ। तो आप लोग जरूर देखिएगा उससे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के आपस में जोड़ती है। तो आप लोगों को बतलाना है वो कौन सा जल संधि है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा हारमूज जल संधि। हारमूज जल संधि यानी ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हारमूज जल संधि जो है ये जो है क्या करता है, तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मलक्का का खाड़ी जो है, मलक्का का जल संधि जो है, मलक्का का जल संधि ये इंडोनेशिया को मलेशिया से जोड़ता है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। जितना मैं पॉइंट यहाँ पर लिखाया गया है इस सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो ये बात भी याद रखिएगा, मलक्का जल संधि जो है ये इंडोनेशिया को मलेशिया से जोड़ता है। और ये पाक जल डमरू जो है ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये जो है भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। तो ये तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इधर भी लिखा गया है तो आप लोग इससे भी याद रहिएगा। बेरिंग जल संधि जो है ये किसको जोड़ता है, तो रूस को अलास्का से जोड़ता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है, तो रूस को अलास्का को जोड़ता है। और जिब्राल्टर जो जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि ये यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है। यूरोप का देश जो स्पेन को ये मोरक्को से जोड़ता है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो जितना मैं पॉइंट आप लोग को बतला रहा हूँ सभी पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। नोटबुक में अपना नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये एग्जाम में आप लोग को बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जितना भी है आप लोग को नोट डाउन जरूर कर लेना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बतलाइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी यानी माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और माउंट मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। और आप लोग ये देखिएगा माउंट अकांगुआ जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को एंडीज पर्वत श्रृंखला ये जो है जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है कहाँ के, तो दक्षिण अमेरिका के। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। तो ये सब सारे आप लोग को बात को याद रखना है। इधर भी पॉइंट लिखा गया है तो ये सब पॉइंट आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिएगा, उसके बाद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं सबको कराने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए आप लोग इसको खुद अपने वीडियो को रोककर आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगर है ईरान का पुराना नाम क्या था। तो आप लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का नाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। ईरान का पुराना नाम आप लोग को पूछा गया है तो बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा पर्सिया। पर्सिया जो ईरान का पुराना नाम है, ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और आप लोग देखिएगा मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया किसका पुराना नाम है, तो इराक का पुराना नाम है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और हॉलैंड जो है, हॉलैंड जो किसका पुराना नाम है, तो नीदरलैंड का। आज के डेट में जो नीदरलैंड है इसका पुराना नाम हॉलैंड था। और फार्मोसा जो है, फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम है। तो ये सब सारे पॉइंट को आप लोग को जरूर याद रखना है। और इधर भी है, आप लोग सभी इसको याद रखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पॉइंट आप लोग को लिखवा दिया हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, इसे याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर है तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है। तो आप लोगों से पूछ रहा है तूतीकोरिन जो बंदरगाह है आप लोग को बतलाना है किस राज्य में स्थित है। तो ये बतलाइएगा ये किस राज्य में स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो आप लोग बताइएगा तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। और 206 जो है छोटे बंदरगाह है, आप लोग ये बात याद रखिएगा। 13 बड़े बंदरगाह और 205 छोटे बंदरगाह है भारत में, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा मैप के सहारा हम लोग देख लेते हैं जो बंदरगाह है, जो 13 बंदरगाह है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये जो हल्दिया बंदरगाह है ये आप लोग याद रखिएगा कोलकाता में है। उसके बाद प्रायद्वीप बंदरगाह आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये याद रखिएगा। और 13 नंबर पर ये याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर में एगो बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और एक याद रखिएगा चेन्नई बंदरगाह, एक याद रखिएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। और उसके बाद एक आप लोग याद रखिएगा एनोरा बंदरगाह जो है इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर कोचिन बंदरगाह जो है केरल में, इसे भी आप लोग को याद रखना है। और उसके बाद मंगलौर जो बंदरगाह है ये कर्नाटका में है, तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। और मार्मू गोवा जो बंदरगाह है, मार्मू गोवा, इसको आप लोग को याद रखना है, गोवा में स्थित है। तो मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में आप लोग को बतलाना है। और एक याद रखिएगा जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह, ये भी आप लोग को याद रखना है। और एक याद रखिएगा गुजरात में कंडला है, कंडला गुजरात में, तो कंडला बंदरगाह भी याद रखिएगा। एक हो नौवाह सेवा बंदरगाह है जिसका नाम फिलहाल कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। जितना मैं पॉइंट आप लोग को बतला रहा हूँ उतना पॉइंट पढ़ लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो मैं जितना पॉइंट यहाँ पर बतला रहा हूँ आप सभी को याद रखना है। अगला है कह रहा है ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है। ओलेरीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है, तो आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा, सब्जी का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन से ओलेरीकल्चर का संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा सेरीकल्चर जो है ये रेशम कीट का पालन से संबंधित है। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। और विटीकल्चर आप लोग जानते हैं अंगूर की खेती से रिलेटेड है। और आप लोग याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद करना है, ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आप लोग बताइएगा जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा रामगंगा कर दिया गया है। किसका नाम, तो जिम कॉर्बेट का राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद इधर आप लोग पॉइंट लिखा गया है, इस सब पॉइंट को आप लोग को क्या करना है, वीडियो रोक लेना है। उसके बाद आप लोग ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लोकसभा में एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष मतलब लोकसभा के एक अध्यक्ष थे जो राष्ट्रपति बने थे, तो उसको बतलाना है कौन थे वो व्यक्ति। तो आप सभी इसका राइट आंसर क्या बतलाइएगा, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका कार्यकाल भी आप लोग याद रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल था ये 1977 से 1982 ईस्वी तक रहा था, तो ये बात याद भी रखना है आप लोग को। इसके बारे में आप लोग एक बात और याद रखिएगा, ये एकमात्र निर्विरोध व्यक्ति चुने गए थे, तो ये बात भी याद रखिएगा। ये ऐसे व्यक्ति थे एकमात्र राष्ट्रपति बने जो निर्विरोध चुने गए थे, माने इनके विपक्ष में कोई दूसरा प्रत्याशी खड़ा नहीं था, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और ये कहाँ के हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के हैं, ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। तो ये आप लोग को सभी बात याद रखना है। तो ये यहाँ पर देखिएगा मीरा कुमार आपसे पूछ रहा है, तो मीरा कुमार आप लोग बताइएगा भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो आप लोग याद रखिएगा जो मीरा कुमार है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कर है भारत की संसद के नए भवन के वास्तुकार का क्या नाम है। तो आप लोग को बतलाना है जो नए वास्तुकार मतलब डिजाइन किए गए थे इनका नाम आप लोग को बतलाना है क्या नाम है। तो आप सभी लोग जानते होंगे बिमल पटेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो नए संसद का भवन का निर्माण किया गया था उसका वास्तुकार पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा, बिमल पटेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा।
तो चलिए हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं। उसी प्रकार आप लोग ये देखिएगा, जो अयोध्या राम मंदिर बना था इसका वास्तुकार कौन थे, तो आप लोग देखिएगा चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़िए कर न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद में है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद में है, ये बात को किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो आप लोग बताइए कौन सा आर्टिकल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग बताइएगा आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथकीकरण की अनुच्छेद है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा इसको, ये अनुच्छेद जो है ये समान नागरिकता संहिता से रिलेटेड है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। और जो है 48 के ए में जो कहा जाता है ये है कि पर्यावरण संरक्षण व वन जीवों की रक्षा करना आपका कर्तव्य होता है। किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल याद रखिएगा 48 के ए में। और आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल जो 53 है ये याद रखिएगा, संघ कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये बात जो लिखा गया है ये आर्टिकल 53 के तहत लिखा गया है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए उससे पहले मैं आप लोग को बतला देता हूँ, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता जो है मात्र एक राज्य में लगा हुआ है। वो राज्य जो है वो गोवा हो जाएगा। गोवा आप लोग याद रखिएगा। तो गोवा इस समान नागरिकता संहिता वाला सबसे पहला राज्य बन जाएगा जहाँ पर समान नागरिकता संहिता लागू हुआ था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान है। तो आप लोग बताइए कौन सा प्रावधान है, यानी किस अनुसूची के तहत शपथ दिलाई जाती है। तो आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ पिछले प्रीवियस क्लास में। तो आप लोग बतला दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो पुराने स्टूडेंट है वो जरूर बतलाइएगा। तो बताइए तीसरा अनुसूची इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी तीसरा में क्या कहा गया है, तो तीसरा में शपथ के बारे में कहा गया है। दूसरा में पूछेगा तो दूसरा में आप लोग क्या कहिएगा, तो दूसरा में वेतन भत्ता के बारे में बतलाया गया है। और तीसरा में शपथ, और पहला में जो हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है ये राज्यों का संघ है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, जो यहाँ पर आप लोग ये आर्टिकल को भी याद रखिएगा। ये जो आर्टिकल है ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित है। तो ये आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा कर है, हाल ही में इजराइल ने किस देश पर हमला किया है। तो आप लोग को बतलाना है इजराइल ने किस देश पर हमला किया है। तो आप सभी लोग को पता होगा ये इजराइल जो देश है ये ईरान पर हमला किया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बतलाइएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर है, हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है। तो आप लोग को बताना है, मतलब ब्रह्मोस मिसाइल जो है किस देश को के पास भेजा है, यानी बेचा गया है। तो आप लोग बताइएगा। ये हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस ने हमारे यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल ले गया है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग को पॉइंट याद रखना है ब्रह्मोस के बारे में। जो ब्रह्मास है, ब्रह्मास जो हमारा मिसाइल है इसके बारे में यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो आप लोग ये सब सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। इसी की वजह से मैं पॉइंट लिख देता हूँ पहले ही से, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जो हो जाएंगे ये आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन मठ संस्था को क्या कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है जो जैन मठ संस्था है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बसादीस के नाम से जाना जाता है जैन मठ को। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये जो जैन मठ है ये अनुयायियों का पूजा स्थल है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए कर है, किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो आप लोग को बतलाना है हसन गंगू के द्वारा वर्ष 1347 ईस्वी में किस साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो आप सभी लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। तो चलिए मैं बतलाता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना किया गया था ये हसन गंगू भाई द्वारा किया गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? तो आप लोग को, सभी लोग को पता होगा इस क्वेश्चन को, कि जो हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन जब ये पुर्तगाल जो थे ये गोवा पर आज़ादी के बाद भी रहे थे, तो आप लोग को बतलाना है कब गोवा को स्वतंत्र किया गया था। तो आप लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 1961 में जो है पुर्तगाली ने गोवा को छोड़ दिया था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर पुर्तगाली से संबंधित आप लोग देख सकते हैं 1948 में जो है वास्को डी गामा भारत आया था और केरल के काली तट पर आया था। और केरल के उस समय के राजा जो थे वो कौन थे? राजा जिन्होंने वास्को डी गामा को स्वागत किया था, तो आप लोग याद रखिएगा, राजा जमोरिन था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, इतना पॉइंट आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो देखिए, गोवा मुक्ति दिवस कब चलाया गया था? तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस कब चलाया गया था? तो आप लोग बताइएगा। 19 दिसंबर 1961 को चलाया गया था। तो ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कर है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो आप लोग बताइएगा। जो महात्मा गांधी हैं ये दक्षिण अफ्रीका जब रह रहे थे तो उस समय कौन से अखबार को शुरू किए थे? तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, इंडियन ओपिनियन जो अखबार है, इसका शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका। आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इसमें आप लोग को बतलाना है इसमें से कौन जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप लोग को बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए कौन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो देखिए इसमें से आपसे क्वेश्चन पढ़िए, कर है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आप लोग को क्या बतलाना है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो देखिए, सीमा शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, और ये उत्पादक शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, और सेवा जो है ये भी अप्रत्यक्ष कर है। तो जो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा यानी डायरेक्ट टैक्स है, वो आप लोग को देखिएगा निगम कर जो है ये डायरेक्ट टैक्स से लिया जाता है। तो आप सभी को पता होगा ये डायरेक्ट टैक्स से लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। यानी इसमें कहा गया है कि अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो ये आप लोग को बतलाना है। तो आई होप कि आप लोग को ये इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, कर है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो आप लोग को बतलाना है। जो NSSO है इसका फुल फॉर्म आप लोग को बतलाना है, ये कौन सा संगठन है? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी NSSO को फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ था। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आप लोग पढ़िएगा। कर रहा है, भारत में केंद्रीय सरकार की ओर से मुद्रा नोट डैश द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा किसके द्वारा मुद्रा नोट जो है जारी किया जाता है? तो नोट पूछना है यहाँ पर, सिक्का नहीं, सिक्का दूसरा बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो नोट कहेगा तो आप लोग RBI बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर RBI हो जाएगा। RBI का गठन पूछेगा तो 1 अप्रैल 1934 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बात भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगर है, पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखिए पिच जो है किस से खेल से है? तो आप लोग को बतलाना है कि पिच पर कौन सा खेल खेला जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये HW के तौर पर मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आई होप कि आज का जो सेशन है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन डाउट आप लोग को लगता है तो आप लोग बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आप लोग को आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगता है तो ये वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। तब तक के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं पर करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।